बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम बायोलॉजी के पार्ट 1 का चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इस पर्पस के लिए हम इस एनिमेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। लुक एट दिस। हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारी इस पूरी कायनात में सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ हमारी ज़मीन ही वो प्लेनेट है जहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट कर रही है। अब इस अर्थ के ऊपर ही सिर्फ लाइफ है, इससे इसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अब अगर आप इस बायोस्फीयर को जूम इन करें तो आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर वेरियस टाइप के क्या है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम होता क्या? एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग दूसरे के साथ क्या कर सकती है? इंटरेक्ट कर सकती हैं। अब यू कैन सी हमारे पास ये डेजर्ट है, यू कैन सी के ये हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं, यू कैन सी ये रिवर्स हैं, ये हमारे पास फील्ड्स हैं, ये हमारे पास जंगल्स हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में लाइफ होगी और उसकी क्वालिटी कौन कौन सी होगी। बिकॉज कि जो फॉर्म ऑफ लाइफ आप लोगों को डेजर्ट में मिलती है वो फॉर्म ऑफ लाइफ आप लोगों को जंगल में नहीं मिल सकती, राइट? जो जंगल में आपको मिल रही है वो आपको डेजर्ट में नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से हर एक इकोसिस्टम की अपनी एक कंपोजिशन ऑफ व्हाट लाइफ है। इसे हम लोग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। बहरहाल डिफरेंट इकोसिस्टम्स आर एग्जिस्टिंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अब अगर मैं इसमें से एक इकोसिस्टम को पॉइंट आउट करूं तो वो क्या है? रिवर इकोसिस्टम। यू नो इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी। अब इस फ्रेश वाटर बायोलॉजी या इकोलॉजी में आपको नजर आ रहा है कि एक रिवर है जो, और डेफिनेटली रिवर के साथ इंसान का बहुत सदियों से गहरा ताल्लुक है। खासतौर पे जो चीज यहाँ से ऑब्टेन कर रहा होता है वो क्या है? फूड। अब ये एक इंसान है जो रिवर के किनारे बैठे हुए हैं, ये एक इंडिविजुअल है। यानी कि अगर प्लेनेट से आऊं तो मैं इकोसिस्टम के लेवल के ऊपर आऊंगा और इकोसिस्टम के लेवल्स के ऊपर आने के बाद मैं देखूंगा कि इसको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आ जाऊंगा। ये हजरत इंसान बैठा हुआ है। क्या इस दुनिया में इंसान अकेला है? तो आंसर इज नो। उसके साथ और हजारों लाखों किस्म के इंसान प्रेजेंट है। जब मैं सिर्फ एक जगह पर सिर्फ एक स्पीशीज के नंबर को स्टडी करूं तो ये कहलाएगा व्हाट? पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस रिवर नाइल के करीब या इसके बैंक के ऊपर अगर 10 लाख इंसान रहते हैं तो रिवर नाइल के करीब ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी, राइट? इसे आप लोग क्या कह सकते हैं? ह्यूमन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। आप इसमें यह स्टडी कर सकते हैं कि रिवर नाइल के गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनकी एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनके अंदर किसी पर्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पर्टिकुलर रिवर नाइल की लेंथ कितनी है, और इस लेंथ के अकॉर्डिंगली अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो आप इसके लिहाज से उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं कि पर किलोमीटर या पर मीटर या पर एकड़ में कितने जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रिवर नाइल की फूड पे कितने ह्यूमन बीइंग फीड कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा क्या? पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये सारे वो एट्रीब्यूट्स है जो आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करने को मिलते हैं। किस लेवल के ऊपर? पॉपुलेशन लेवल के ऊपर। अब कम्युनिटी में आपने एक पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करना, यू हैव टू डिस्कस मेनी पॉपुलेशंस। अगर आप डिफरेंट पॉपुलेशंस को स्टडी कर रहे हैं इन एन इकोसिस्टम तो हम इसको नाम देंगे व्हाट? कम्युनिटी। तो जो एट्रीब्यूट्स आप लोग स्टडी कर सकते हैं फॉर अ पॉपुलेशन, वही एट्रीब्यूट्स आप स्टडी कर सकते हैं फॉर अ कम्युनिटी एज वेल। हमने स्टडी किया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वाज consisting of what? Different ecosystems, and different ecosystems they consist of different communities, and different communities are made up of what? Different populations. तो हम community level से नीचे आ गए what? Population level पे। population level की यूनिट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म। और हमने एग्जांपल ली वजह है इंसान की। अभी जो है इंसान है, हम आ गए स्टूडेंट्स व्हाट? ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या बहुत सिंपल सी चीज है? तो आंसर इज नो। ये तो वो हस्ती है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, जो सबसे सुप्रीम और सुपर्ब क्रिएशन ऑफ गॉड है, राइट? अब इसको आप देखें तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू नेम फ्यू ऑफ योर ऑर्गन सिस्टम्स? यस, वी कैन नेम। फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल
रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत से सिस्टम्स है हमारे पास। अब ये सारे के सारे सिस्टम्स मिल के क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। तो जब मैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पीप करता हूँ, देखता हूँ, झांकता हूँ, तो मुझे उसके अंदर नजर आते हैं क्या, डिफरेंट किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स, राइट। हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, हमारी आर्टरीज ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमारी वेन्स ब्लड को कलेक्ट कर रही है, हमारा स्टमक फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, हमारे किडनीज एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गन जो है वो फर्दर, ऑर्गन सिस्टम जो है वो फर्दर ऑर्गन्स पे कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यू नो कि आप लोगों के माउथ से लेकर एनस तक डिफरेंट क्या है, ऑर्गन्स है, समथिंग लाइक योर टीथ, टंग, देन योर एसोफेगस, देन योर स्टमक, देन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। सो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स है। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर दे गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम। और हम रिवर्स लगा लेते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से बने हुए। अगर मैं स्टमक की बात करूं तो मेरे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यूज, फॉर एग्जांपल मस्कुलर टिश्यूज, देन वी हैव गॉट व्हाट, द सेक्रेटरी एंडोथेलियम, सबसे अंदर वाला टिश्यू। उसमें फर्दर अगर मैं देखूं तो मेरे पास डिफरेंट किस्म के टिश्यूज हैं। कोई टिश्यू मेरे पास प्रोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई पेप्सिनोजन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई म्यूकस सेक्रेट कर रहा है, राइट। तो एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज के मिलने से बना हुआ है। लेकिन जब मैं उस टिश्यू के अंदर पीप करता हूँ, झांकता हूँ, उसकी स्लाइड बनाता हूँ, स्लाइड बनाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, तो पता चलता है कि टिश्यू फर्दर बहुत सारे सेल्स पे कॉन्सिस्ट करता है, राइट। अब मैं देखना है कि अगर मैं अब इस सेल की दुनिया में जंप इन करूँ तो मुझे क्या नजर आएगा। तो यू नो वेरी वेल के सेल के अंदर मुझे एक और बड़ा इंट्रिकेटेड आपस में लिंक्ड सिस्टम नजर आता है, दैट इज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड वी कॉल इट एज व्हाट, द सेल। यू नो कि इसमें साइटोप्लाज्म होता है और बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं। और आपको इस बात का भी पता है, आप ग्रेड 9 में पढ़ के आए हुए हैं कि ऑर्गेनेल्स दे आर कैरिंग आउट यूनिक फंक्शंस टू कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। यानी कि अगर एक सेल भी है तो वो वही फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है जो मेरी पूरी बॉडी भी कर रही है, राइट। तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ और वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ वो सेलुलर लेवल के ऊपर भी नजर आते हैं, राइट। अगर मैं एक सेल के अंदर जाऊं तो मैंने आपसे क्या बोला, ऑर्गेनेल्स है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ये मुझे एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम ये मुझे प्रोटीन बना के दे रहे हैं। गोल्गी कंप्लेटस ये रॉ फॉर्म के प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइसोसोम ये मेरे सेल का डिफेंस कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर रही है। अगर ये कोई प्लांट सेल है तो सेल वॉल सेल को रप्चर होने से ऑस्मोटिक लाइसिस से रोक रही है। तो हर सेल के अपने अंदर एक दुनिया है, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल है उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन से रिलेट कर रहा है या उसका फंक्शन उसके स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है। अब अगर मैं इनमें से एक ऑर्गेनेल को पकड़ के देखूं, उसके अंदर मूव करूं, फॉर एग्जांपल आई एम मूविंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अपने अंदर एक केमिकल वर्ड है, राइट। उस केमिकल वर्ड में आपको डिफरेंट केमिकल नजर आएंगे। उन डिफरेंट केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स, राइट। और यू नो वेरी वेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, राइट। उनमें से बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनका मोलेकुलर मास बहुत ज्यादा है। तो जिनका मोलेकुलर मास ज्यादा है उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जिनका मोलेकुलर मास कम है उन्हें हम बोलते हैं व्हाट, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल वाटर इज जस्ट 18 AMU का वेट, उससे 10 गुना बड़ा है मेरे पास ग्लूकोज। तो चूंकि ग्लूकोज का साइज काफी बड़ा है तो मैं उसे कंसीडर करता हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल। आप स्टार्च की बात करें, लाखों करोड़ों ग्लूकोज के मिलने से बना हुआ, तो जरा वो भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। अगर आप एक सिंपल अमाइनो एसिड की बात करें तो यू कैन कंसीडर माइक्रो मॉलिक्यूल। जब उस माइक्रो मॉलिक्यूल से बहुत बड़ी प्रोटीन बन जाती है तो बोलता हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल। सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स गिव राइज टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैं चलता हूँ एक माइक्रो मॉलिक्यूल को, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए वाटर की। वाटर एक माइक्रो मॉलिक्यूल। इस माइक्रो मॉलिक्यूल यानी वाटर को देखें तो ये किस पे कंसिस्ट कर रहा है, जाहिर है एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन पे। अब हम मूव करते हैं फॉर एग्जांपल इस एक हाइड्रोजन के अंदर, तो यू नो वेरी वेल कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, सराउंडिंग में व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, और बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों की बायोलॉजिकल लेवल पे सिर्फ 2 किस्म के व्हाट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, अदर वन इज न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जमीन पे अगर वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करें तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जमीन तक
अप्लाई हो सकता है. We can study organization at subatomic particle level, at atomic particle molecular level. We can study various levels of organization at subatomic particle level, at atomic level, at molecular level, and then at organelle level, and then at cellular level, then at tissue level, then at organ level, then at organ system level, and then at organismal level. And when organisms of the same species combine together, they form population, so we can study what it at population level. And when different populations combine together, we obtain what the community, we can study the community level. And different communities combine together to form what an ecosystem. So we can study biological organization at community at ecosystem level, and then different ecosystems that combine what the biosphere. So we can study various levels of biological organization at biosphere level, at the level of Earth, right? So let's move to the whiteboard. Yes, my dear doctors, हम स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो देयर आर टोटल 92 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो द क्वेश्चन इज whether all of the elements are being used in living forms or not. The answer is no. There are limited number of elements that can constitute life. जो जिंदगी को बना सकते हैं, they are limited number. So number हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है? Just 16, right? तो 16/92 is basically the ratio of bioelements as compared to the non-biological elements. अब इनमें से बायो एलिमेंट्स में से भी बात फिर वही है कि वो वाले एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं या हमारी डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो बायो एलिमेंट्स. ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि हमारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ यू कैन से लाइव्स में कितनी कॉन्सेंट्रेशन में ये पाए जाते हैं क्या बायो एलिमेंट्स. अब अपने स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो बायो एलिमेंट्स हैं, उनमें से कौन सा एलिमेंट कितने % इस्तेमाल हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट लाइफ. तो हमने जब एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स वो कितनी है 65%. तो ज़िंदगी को बनाने में और ज़िंदगी को सस्टेन रखने में जो बायो एलिमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन है कितनी मेरे पास 16%. फिर आ जाती है हमारे पास पर स्टूडेंट्स कार्बन इस्तेमाल होती है 18%, राइट. तो इमेजिन कि कार्बन जो कि मेरी ज़िंदगी का स्केलेटन बना रही है वो इस्तेमाल होती है कितनी 18%. फिर आ जाते हैं हम लोग किसके पास? हाइड्रोजन के पास. तो हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही है स्टूडेंट्स व्हाट 10%, राइट. और उसके बाद आपको टिप बता रहा हूँ कि आप इसे 3 to 1 लिख लें या 1 to 3 लिख लें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वैल्यू याद करने के लिए आप इसे 3 to 1 या 1 to 3% लिख सकते हैं, राइट. तो 1% इस्तेमाल हो रही है व्हाट? फॉस्फोरस. 2% इस्तेमाल हो रही है कैल्शियम. 3% इस्तेमाल हो रही है नाइट्रोजन. 1 2 3 उसके बाद 10 18 एंड 65. तो ये है परसेंट उन बायो एलिमेंट्स की जो कि मिकदार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और हम बोलते हैं व्हाट क्या? मैक्रो बायो एलिमेंट्स. अब हम उनकी बात करने वाले हैं जो कि क्वांटिटी में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम नाम क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स? माइक्रो बायो एलिमेंट्स की. माइक्रो बायो एलिमेंट्स. तो उसके लिए अगेन मैंने सहारा लिया है आप लोगों की बुक का, और बुक मुझे क्या बता रही है स्टूडेंट्स कि पोटासियम जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एक्टिविटीज ऑफ नर्वस सिस्टम, वो क्या है? 1%. एक और बड़े काम की चीज़ नर्वस सिस्टम के लिहाज से वो है सोडियम, वो है 0.15%. फिर उसके बाद सल्फर 0.35%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम खासतौर पर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैग्नीशियम भी इस्तेमाल हो रहा है 0.05%. अब हम देखते हैं आयरन, जिसके बगैर शायद आप सांस भी नहीं ले सकते, जो हमारी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे आरबीसी का इंटेग्रल पार्ट है, वो कितने परसेंट है? 0.004%, राइट. तो इस तरीके से ये वो मेरे पास यू कैन से एलिमेंट्स हैं जो कि क्वांटिटी में बहुत कम है और ये सारे मिलकर लेस देन 1% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? लेस देन 1%, राइट. और अब जो थोड़ा सा फ्रैक्शन बाकी बचता है वो इस्तेमाल करते हैं क्या? ट्रेस एलिमेंट्स. तो ट्रेस एलिमेंट मेरे पास कौन सी चीज़ होती है? जो कि फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन हो, उससे हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं. और उसमें कॉपर,
मैंगनीज, जिंक और आयोडीन शामिल है। अब इसमें से जो जिंक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से अब बायो एलिमेंट बन गया, और जितनी भी आप लोग मल्टीविटामिन खाते हैं उनका ये इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इसकी मदद से हमारी कैपिलरीज डेवलप होती है। फिर मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट किस्म के जो बायो एलिमेंट्स है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। ओरिजिन मेरे पास बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले कि वो माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी। माइक्रो कब है कि जिनका मोलेकुलर मैस, जब उनका मोलेकुलर मैस लो हो। अगर मोलेकुलर मैस लो है, समथिंग लाइक जैसे कि वाटर है मेरे पास, या मेरे पास फॉर एग्जांपल अमोनिया है, या मेरे पास फॉर एग्जांपल NaCl है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये लो मोलेकुलर मैस वाले मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर मैं इसके रेफरेंस से कंपेयर करूं इसको किसके साथ, समथिंग लाइक ग्लूकोज, या मैं इसकी बात कर लूँ किसके साथ, प्रोटीन के साथ, या मैं बात कर लूँ स्टार्च के साथ, तो ये, या मैं बात करूँ ग्लूकोज की, या मैं बात करूँ प्रोटीन की, या मैं बात करूँ स्टार्च की, तो इन सारे केसेस में मोलेकुलर मैस इज वेरी हाई मोलेकुलर मैस। तो जब मोलेकुलर मैस मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हम उसे क्या नाम देंगे कि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल। सो ये है स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।